चलिए देखते हैं आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक है हमारा महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रण महालेखा परीक्षक। ठीक है, इसके थोड़ा सा थ्योरीज को हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। कोशिश करेंगे आज इसको फिनिश करें, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं। 46 या 49 क्वेश्चन इसमें आपके आएंगे। देखो, ध्यान रखना कि भारत के संविधान के तहत भारत का जो महान्यायवादी कॉन्सेप्ट दिया गया है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। तो ये प्रश्न याद रखिएगा कि देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 क्लाउज 1 के अनुसार कहा गया कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के अर्हता किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। ठीक है, वहीं पे आर्टिकल 76 क्लाउज 2 के अनुसार महान्यायवादी का कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार की विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्र सॉरी जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या उसको सौंपता है। क्लियर? ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा जो भी उसे निर्देशित किया जाएगा समय समय पे, या जो भी उसको कार्य को निर्वहन करने के लिए उसको ऑथराइज किया जाएगा, उसको इस संविधान यानी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए होते हैं। ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कह रहा है क्या कि जो आर्टिकल 76 क्लाउज 2 है उसके अनुसार महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार की विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे। क्लियर है? चलिए, अनुच्छेद 76 क्लाउज 3, ठीक है, 76 क्लाउज 3 के अनुसार इसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। पहली बात ध्यान रखिएगा, सभी न्यायालयों की बात कर रहे हैं, सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। वहीं अनुच्छेद 76 क्लाउज 4 के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। क्लियर है? अनुच्छेद 88 के अनुसार कहा जाता है कि भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की, ध्यान रखिएगा इस लाइन को, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने का भी अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं। ऑब्वियस बात है ना भाई, उसको तो आप चुन करके तो ला नहीं रहे हो, इसलिए मतदान का अधिकार तो होगा नहीं। क्लियर है? चलिए, इसे एक सदस्य, संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते विशेषाधिकार मिलते हैं। अनुच्छेद 165 क्लाउज 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, इसके तहत आर्टिकल 165 क्लाउज 1 के तहत राज्य का राज्यपाल। वहीं पर आप क्या देखते हो कि आर्टिकल 76 क्लास 1 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज बनने की जो एलिजिबिलिटी है उसकी अर्हता होनी चाहिए उस व्यक्ति को, तो उसको क्या क्या नियुक्त करेगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन राज्य का जो महाधिवक्ता है, ठीक है, राज्य सरकार के विधि के संबंध में उसको सजेशन देगा। तो इसके लिए अनुच्छेद 165 क्लाउज 1 में कहा गया कि राज्य का जो राज्यपाल है, ठीक है, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। ठीक है, एडवोकेट जनरल करेगा। अब देखो, अनुच्छेद 165 क्लाउज 2 के अनुसार वह राज्य सरकार की विधि संबंधी विषयों पर परामर्श देता है। वह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार भी होता है। किसकी बात कर रहा है? एडवोकेट जनरल का। वहीं अनुच्छेद 165 क्लाउज 3 के अनुसार वह राज्यपाल के प्रसाद प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा प्राथमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करेगा। तो इस केस में राज्यपाल और उस केस में राष्ट्रपति। तो ध्यान रखिएगा ये इनके अकॉर्डिंग है। अनुच्छेद 148 क्लाउज 1 के अनुसार कहा जाता है कि भारत का एक महानियंत्रक लेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा भाई? तो जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा और वह अपने पद से केवल रीति एवं आधारों से हटाया जाएगा।
जिस रीति एवं आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के साथ, क्लियर, यानी कि संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के साथ सिद्ध कदाचार असमर्थता पर प्रस्ताव पारित कर इसे पद से हटाया जा सकता है। वहीं पे आप देखोगे कि आर्टिकल 184 148 148 क्लाउस 4 के अनुसार कहा गया कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के किसी राज्य भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पद या का पात्र नहीं होगा। कार्यकाल कितने साल का है भाई? तो 6 साल का कार्यकाल है, या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, तो दोनों में से कोई एक हो जाता है। इसको लोक लेखा समिति का आंख एवं कान कहा गया है। ध्यान रखिएगा, लोक लेखा समिति का आंख एवं कान किसको कहा गया है? लोक लेखा समिति का आंख और कान कहा गया तुम्हें नियंत्रक महालेखा परीक्षक का, ठीक है। अब देखिए, कहता है कि अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का निर्धारित करता है। वहीं अनुच्छेद 151 क्लाउज 1 के अनुसार भारत के महानियंत्रक नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी। क्लियर। अनुच्छेद 151 क्लाउज 2 के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। क्लियर है। चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। संसद और महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियों एवं सेवा शर्त अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया गया। इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित भी किया गया। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, जिसमें से इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है सीएजी, जो कैग है, वो राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षक, कौन कौन सा है भाई? तो विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। क्लियर है। तो 3 रिपोर्ट आता है, कौन कौन सा? विनियोग, वित्त लेखा और सरकारी उपक्रमों की लेखाओं पे, ठीक है। राष्ट्रपति इनको संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखवाता है। तो ये थ्योरी था। यदि लगता है कि नहीं हमें आता है, तो आप क्या कीजिएगा, इसको थोड़ा सा स्किप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट आप क्वेश्चंस पे भी आ सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट यही करूंगा, एक बार इसको जरूर देख लेना, क्योंकि एक जगह मिल जाता है तो एक बार पूरा ओवरव्यू आपको क्लियर हो जाता है, ठीक है, समय ज्यादा लगेगा नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? क्वेश्चन बहुत ही आसान है। राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है भारत सरकार की। तो भारत सरकार में आपने क्या लिखा था? अटॉर्नी जनरल। क्लियर है, ए इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 76 क्लाउज 2 के अनुसार महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ है नहीं। भारत का महान्यायवादी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। दूसरा नंबर तीसरा है, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2013 में पूछा गया कि भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो ऑब्वियस बात है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया? सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ज्यादा जान है नहीं। क्लियर है, ठीक है। तो महान्यायवादी किसकी, भारत का जो महान्यायवादी किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार की का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? भारत सरकार का, ध्यान रखिएगा, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी को। क्वेश्चन नंबर 5 का सी इज द राइट आंसर। छठा नंबर क्वेश्चन देखो, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी, भारत का महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ज्यादा जान है नहीं, है ना। चलो आगे देखते हैं।
ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन अच्छा खासा इसमें पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, भारत के अटॉर्नी जनरल का विधि सलाहकार है, किसका विधि सलाहकार है भाई? भारत सरकार का। 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्रों में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? भारत का महान्यायवादी। 10 नंबर क्वेश्चन है ये, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, क्यों? 2000 में आईएएस में भी आया है और यूपी आरओ में एआरओ में भी पूछा गया। क्वेश्चन कहता है कि भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है भाई? तो पहला कथन कहता है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये तो बात सही है। दूसरा, उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय, ये भी बात सही है। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ये बात सही नहीं है। तो तीसरा स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो तीसरा कट गया तो सब सारे कट गए। ये इज द राइट आंसर, है ना? महाभियोग भी नहीं लगा सकते उस पर, वो तो प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत के महान्यायवादी, क्वेश्चन नंबर 11, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है भाई? पहला है राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की अर्ह होगा। दूसरा, महान्यायवादी इतना प्राथमिक प्राप्त करे जो संसद, देखो संसद कहाँ संधारित करेगा? तो राष्ट्रपति करता है ना। आंसर इज अ राइट आंसर। क्लियर है? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आईएएस प्री में 2013 में आईएएस में पूछा है कि भारत का महान्यायवादी क्या है? लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, बात तो सही है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सदस्य। और लोकसभा में बोल सकता है, बात बोलने पे भी उसको रोक टोक नहीं है। लेकिन मतदान नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि इसको आप चुन करके तो ला नहीं रहे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव तो है नहीं। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? बिल्कुल महान्यायवादी को। क्वेश्चन नंबर 14, पार्लियामेंट संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? ठीक है, भारत के अटॉर्नी जनरल, ये ले सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाही में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? भारत का अटॉर्नी जनरल। 16 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते भी, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन में कोई नया चीज है नहीं, ठीक है, जिसको स्क्रीन पे रोक करके देख लीजिएगा, ठीक है, सेम क्वेश्चन आ रहा है रिपीटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है वो देखो, सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी में का भी सदन का कार्य में भाग ले सकता है? भाई सिंपल सी बात है, अटॉर्नी जनरल। 18 नंबर क्वेश्चन, एक गैर सदस्य के रूप में कौन आएगा? एक गैर सदस्य के रूप में कह रहा है कि संसद के किसी भी सदन का कार्य, ये देखो ये आंसर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यदि बीपीएससी ने 2018 का 2008 का क्वेश्चन यदि ई होता तो ये आंसर क्यों होता? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो भाई इसमें भाग भाग कौन कौन ले सकता है? महान्यायवादी तो ले ही सकता, उपराष्ट्रपति भी तो ले सकता है ना। उपराष्ट्रपति भी तो किसी का पार्ट नहीं है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड सी इज द राइट आंसर, दो आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, क्या पूछा है? नहीं है। वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, ये तो बात सही है भाई। उससे संसद के सदन में बोलने का अधिकार, ये भी बात सही है। सही नहीं क्या है? उसे संसद मत देने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल। उपयुक्त में से कोई नहीं, अच्छा देखो डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी हो सकता है। तो ये अब इस केस में क्या करोगे? सी तो आंसर है ही, और ऑप्शन में डी भी दे रखा है, यानी कि सी और डी, फिर यहाँ पे दोनों हो जाएगा, है ना, सी एंड डी ऑप्शन में है इसलिए। लेकिन ऐसे इसको डी नहीं रखते, सी तो सही था कि भाई उसको मत देने का अधिकार, कह रहा है कि मत देने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार है कहाँ उसको? ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या है? सॉलिसिटर जनरल पूछ रहा है कि निम्न में से क्या है? सॉलिसिटर जनरल कानूनी सलाहकार है। अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त, ध्यान रखना, अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं, इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। ये अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में क्या करता है? मदद प्रदान करता है, सहायता करता है। क्लियर? चलिए भारत, 21 नंबर क्वेश्चन, भारत का सॉलिसिटर सॉलिसिटर होता है, भारत का सॉलिसिटर क्या होता है? भारत का सॉलिसिटर एक न्यायिक सलाहकार होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? अब राज्य सरकार की बात कर रहा है,
एडवोकेट जनरल, बिल्कुल एडवोकेट जनरल देता है। दूसरा 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर कहता है कि इनमें से कौन सा राज्य सरकार का कानूनी सेम क्वेश्चन आ रहा है, महाधिवक्ता। चलिए, राज्य सरकार के कौन सा राज्य के बारे में पूरा बात ही कर रहा है, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल के अनुशंसा पर की जाती है। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय की मूल अपीलीय और सलाहकारी अधिकारिता होती है। अब एक बात बताओ मुझे, ये बात कहां से सही हो सकता है? राज्यपाल करता है अभी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। न तो एक न तो दो, दोनों गलत है, सही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, अनु संविधान का अनुच्छेद 165 क्लाउज 1 के अनुसार राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। दूसरा, सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 143 के सर्वोच्च न्यायालय की होती है। उच्च न्यायालय की अधिकारिता मूल तथा अपीलीय होती है। इसे कथन दूसरा क्या हो गया? दूसरा गलत हो गया। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर कहता है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, बिल्कुल राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है ना? 148, अनुच्छेद 148। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति को देता है, हमने डिस्कशन में देखा था। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझना। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? संविधान के द्वारा। क्लियर है? ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है 6 साल का, है ना? क्लियर, गुड। 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है, कौन है भाई सही नहीं, बताओ। देखो, राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, सेवानिवृत्त सेवानिवृत्त के पश्चात वो सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं। बी, उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। सी, ए, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब बताओ कौन सी बात सही है? सही नहीं है, उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, ध्यान रखना इस बात को। ये जो डी ऑप्शन है ये सही नहीं है। किसके बारे में? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखो, पढ़ते पढ़ते ये मत याद रखना कि अटॉर्नी जनरल की बात हो रही है, महानियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा, सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और कैग को राष्ट्रपति पद से नहीं हटाता, बल्कि उसे उन्हीं आधारों से हटाया जाता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, ठीक है। और संविधान की दूसरी अनुसूची के प्रावधान 12 क्लाउज 1 के तहत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन भी दिया जाता है। और साथ ही 148 क्लाउज 4 अनुच्छेद कहता है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार का अधीन पद के अयोग्य हो जाते हैं। याद रखिएगा, ये बात किसके बारे में कहा जा रहा है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, न कि अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, ठीक है। चलिए, बाकी आप लोग तो होशियार हैं ही, है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 32, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किसके समान है? बिल्कुल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। क्लियर, आंसर इज सी इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, कथन है, कथन बी है। कहता है कथन ए कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। और दूसरा कथन कहता है उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। देखना इसका बात क्या है, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। जी हाँ, बिल्कुल ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है, बी इज द राइट आंसर। क्लियर, ठीक है। चलिए, 33 नंबर क्वेश्चन, क्यों सही है भाई? तो देख लो, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य व्यय की वैधता और औचित्य दोनों ही सुनिश्चित करना है। क्यों? क्योंकि उसे यह निर्धारित करना है कि वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों का अनुपालन हो रहा है अथवा नहीं। यानी इस प्रकार आप देखोगे कि
कथन और कारण दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, आईएएस में भी पूछा है, यूपीपीसीएस मेंस में भी 2004 में पूछा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता? ध्यान रखना, नहीं शब्द है, नहीं किया जाता है। कौन सा काम? देखो, प्रतिवेदन प्रस्तुत तो करता ही है, आकस्मिक निधि ये भी बात सही है, व्यापार लाभ ये भी बात सही, डी इज डी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि सार्वजनिक धन की प्राप्ति निर्गम का नियंत्रण नियंत्रण कहाँ करता है, ये तो बाद में चेक करता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, दो स्टेटमेंट है। पहला है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत के संचित निधि में संदेह है। दूसरा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं का लेखा परीक्षा करने और उसकी बाबत में रिपोर्ट देने के प्राधिकार होगा। ये बात दोनों के दोनों क्या है? सही। ठीक है, दोनों सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। ये थोड़ा लंबा स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। सीएजी के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है कि सीएजी संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति या एक बात बताइए मुझे, ये बात कैसे सही होगा भाई? इस संसद राजकोष का नियंत्रण, ये तो पहला ही स्टेटमेंट गलत है ना। चलिए दूसरा देखते हैं। सीएजी का मंत्रालय कार्यान्वित परियोजनाओं के कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों को लेखा समिति विचार विमर्श करती है, बिल्कुल सही बात है। सीएजी के प्रतिवेदनों से मिली जानकारी के आधार पर जांच करता है, जिनसे उन पर लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन के कानून का उल्लंघन किया। ये भी बात सही है, बिल्कुल, है ना। तीसरा, सीएजी को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त है कि सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षा लेखा जांचते समय कानून का उल्लंघन करने वाले का उपयोग लगा। भाई ये काम नहीं है, ये तो पावर ही नहीं दिया गया। सी इज अ राइट आंसर। केवल 2 और 3 इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 37 आपका कह रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने का अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? किसकी होगी? संसद की होगी। गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? महा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लिए किसमें? लोक लेखा समिति की बैठकों में। क्वेश्चन नंबर 39। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? आर्टिकल पूछ लिया आपसे, और किसके बारे में? नियंत्रक या महालेखा परीक्षक। कौन सा होगा? आर्टिकल 149। क्लियर? डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। अब बताओ किसके द्वारा पद से हटाया जाएगा? इसका देखो, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। भाई इसको कर लो तुम स्टार मार्क। क्यों स्टार? क्योंकि यहाँ क्लियर आंसर नहीं हो रहा है, एक से नहीं होगा। देखो, अनुच्छेद 148 क्लाउज 1 के अनुसार भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक होगा, ये तो बात सही है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपति द्वारा उसे नियुक्त करेगा, ये भी बात सही है। केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। क्लियर? अनुच्छेद 124 क्लाउज 4 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार या समर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उनको पद से हटाया जाता है। यानी कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए समावेदन प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों से कम 2/3 बहुमत द्वारा सपोर्टेड होना चाहिए। क्लियर है? इसलिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट क्लियर नहीं हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे स्टार मार्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। भाई किसका मार्गदर्शक होता है? ये होगा लोक लेखा समिति का। क्लियर? सीएजी का। सीएजी किसका मित्र है? मित्र बोल लो, मार्गदर्शक बोल लो, तो किसका है? लोक लेखा समिति का। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिट लेखा परीक्षा से अलग किया गया था नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया था? ये हमने क्वेश्चन अभी देखा भी था 1976 में। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है 1971 की संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य शक्तियों और सेवा स्थितियों अधिनियम लेखांकन लेखा परीक्षण को पृथक करता और सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन कब किया गया था? 1976 में। बी इज द राइट आंसर। 44 नंबर, राज्यों के वित्तीय लेखा परीक्षण करता है, ठीक है, कौन करेगा? राज्यों का वित्तीय, देखो ये इसमें से तीनों गलत है ना, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि केंद्र के साथ साथ राज्यों की वित्तीय लेखा का समीक्षा का कार्य भी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा गया है? लोक निधि का अभिभावक कहा गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के सीएजी कार्य करता है, किसका कार्य करता है भाई? लोक वित्त संरक्षण के रूप में कार्य करता है, ठीक है, क्लियर। क्योंकि नागरिक स्वतंत्रता का संरक्षक के रूप में ही कहां से आ जाएगा, वो तो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत का, अच्छा पुराना क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है। गिरीश चंद्र मुर्मू, ध्यान रखिएगा, ये 14वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या कर रहा है? अच्छा मैच कराना है। एक तरफ उपराष्ट्रपति, महा सीएजी, महाधिवक्ता, महान्यायवादी, दूसरी तरफ लोक लेखा समिति, लोकसभा के बैठक के, राज्यसभा उच्च न्यायालय, लोक उपक्रम समिति। अब मैच कराना है आपको, कौन किस में है। देखो उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा से आता है, ठीक है भाई, ए का तो 3 हो गया, ए का एक ही आंसर हो गया, ए इज द राइट आंसर, एक ही बार में आंसर मिल गया। देख लो एक बार डिटेल से। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा से, सीएजी लोक लेखा समिति, महाधिवक्ता महान्यायवादी उच्चतम न्यायालय, भारत का महाधिवक्ता महान्यायवादी उच्चतम न्यायालय, और महान्यायाधीश लोकसभा की बैठक में तो पार्टिसिपेट कर ही सकता है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए। कह रहा है कि इसमें से कौन सा विकल्प गलत है, गलत बताना है, सही नहीं बताना है। तो कौन सा भाई? देखो सार्वजनिक खर्च का परीक्षण ये तो करता है, सार्वजनिक राजस्व ये भी है, वित्तीय प्रशासन यही है, बैंक व्यावसायिक बैंकों का कार्य ये कह नहीं करता, ठीक है। तो डी इज राइट आंसर, डी गलत है, क्लियर। चलिए तो आज इस टॉपिक को हमने कंप्लीट किया, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ठीक है।